जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही हमारी और चैप्टर 8 पर हम लोग बात कर रहे थे, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश राज एजुकेशन को किस रूप में देखते थे। क्या वो चाहते थे कि एजुकेशन को बढ़ावा मिले? अगर एजुकेशन को बढ़ावा मिले तो किस तरह का बढ़ावा मिले? क्या यहाँ पे इंग्लिश भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाए, वेस्ट के लिटरेचर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाए, या इंडिया के जो खुद के एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं इनको बढ़ावा मिलना चाहिए? किस भाषा में मिलना चाहिए, वर्नेकुलर मीडियम में या अन्य मीडियम में? इन सब चीज़ों को लेकर के जो विवाद कह लें या आप कह लें कंट्रोवर्सी, खैर अभी तो हम लोग देखेंगे ही एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी को, बट इससे पहले भी और जो मुख्य तरह की विचारधाराएं हैं जिनमें ब्रिटिश एजुकेशन को किस रूप में देखते थे, ओरिएंटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, और हमने बात भी की किस तरीके से जो विलियम जोन्स है एवं जो इनके मित्र होते हैं कॉलब्रूक और हेलहेड, ये सभी मिलकर के एंशिएंट स्क्रिप्चर पर जोर देते हैं इंडिया में। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो वारेन हेस्टिंग है ये भी ओरिएंटलिस्ट के सपोर्टर होते हैं, और इस तरीके से ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में बढ़ावा देने की, शिक्षा देने की बात करते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज को लेकर के। इसके बाद हमने बात की ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो 19th सेंचुरी तक क्या था, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को। इनका कहना होता है कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो बेसिकली एरर से भरी हुई है और अनसाइंटिफिक थॉट्स देखने को मिलते हैं, अवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं। तो और इसके अलावा वेस्टर्न लिटरेचर को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि लॉजिक की बात, रीजनिंग की बात, ये चीज़ें, मोरालिटी की बात, ये चीज़ें वेस्टर्न लिटरेचर सिखाएगा, ना कि ईस्टर्न लिटरेचर, राइट। और वेस्टर्न ईस्टर्न का मतलब आप समझ रहे होंगे, वेस्टर्न में इंडिया के स्क्रिप्चर और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा जो और अन्य देश हैं वो, और वेस्टर्न में यूरोप मेनली कवर्ड होगा। तो इस तरीके की बातें थी। और इसके बाद हमने बात की मैकाले का मिनट आता है 1835 में, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की शुरुआत की जाती है। और बेसिकली बात की जाती है कि जो हायर एजुकेशन दी जाएगी उसमें इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज किया जाएगा, यानी इंग्लिश भाषा को माध्यम बनाया जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि देखिए 1835 में जब मैकाले मिनट आया जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई, तो बेसिकली जो ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन थे, हमें पता है कि वारेन हेस्टिंग ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देते थे, और ओरिएंटलिज्म का मुख्य धारा ही यही थी कि जो ईस्ट के लिटरेचर्स हैं, जो वर्नाकुलर मीडियम में जो पढ़ाए जा रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो संस्कृति को रिवाइव करने में मदद करेगा। और इसी बेसिस पे हेस्टिंग्स अपना समर्थन दिखाते हैं। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इस तरीके की जो ओरिएंटलिस्ट जो सपोर्ट दिखा रहे थे, इन्हें बेसिकली रोकने की बात की जाती है जब आता है मैकाले मिनट। तो और मैकाले मिनट में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की जाती है। दोस्तों यहाँ से खूब सारे सवाल आए हैं सिविल सर्विसेज में, अभी हम लोग करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को भी। ये सब तो हमने डिटेल में कवर किया था लास्ट के लेक्चर में, बट हम लोग क्विक रिकैप कर ले रहे हैं। इसके बाद वुड डिस्पैच आता है जिसके मुख्य विचारधारा इकोनॉमिक होती है कि इकोनॉमिक वेलबींग बढ़ेगी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी। जब वुड डिस्पैच आया तो यूरोपियन लर्निंग इंप्रूव करेगा मोरल कैरेक्टर को, और इससे और ज़्यादा ये लॉयल सिविल सर्वेंट बनकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने निकल करके आएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ्रूटफुल साबित होंगे, ऐसा कहना था वुड डिस्पैच का। इसके बाद हमने बात की मोरल एजुकेशन की डिमांड की, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो स्थापित की जा रही थी, हालांकि हमने देखा कि 1813 से पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में फ्रीली एस्टेब्लिशमेंट करने का मौका नहीं मिला, बट 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी कोई खास रोक नहीं आती और समर्थन भी मिलता है। और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो मोरल अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है मिशनरीज स्कूल के थ्रू। और 1857 तक भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो कस्टम है, जो स्ट्रॉन्ग अटैक है लोकल कस्टम, प्रैक्टिस, बिलीफ, रिलीजियस आइडिया का, ये नेटिव ओपिनियन को एनरेज कर सकता है। इन रीजन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों ना बात करते हैं लोकल स्कूलों के साथ क्या हुआ। तो देखिए, अगर आप अंदाज़ा लगाएं प्री ब्रिटिश टाइम में जो चिल्ड्रेन की एजुकेशन कैसी होती थी या फिर किस तरीके का स्कूल का सिस्टम होता था, और इन चीज़ों पर जब हम विचार करेंगे, देखिए विलियम एडम की रिपोर्ट पहले समझते हैं। 1830s में विलियम एडम की रिपोर्ट आती है, जो कि विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी होते हैं, और ये टूर करते हैं बंगाल के डिस्ट्रिक्ट बंगाल और बिहार में। और इसके बाद इन्हें कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस हुई वर्नाकुलर मीडियम में, वर्नाकुलर स्कूलों में, इस चीज़ पर आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। तो इस तरीके से एडम अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए जो विलियम एडम है, इन्हें जो सर्वे के दौरान पता चलता है कि जो 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में, 1 लाख से भी ज़्यादा, और बहुत सारे अन्य स्मॉल इंस्टीट्यूशन भी हैं जिसमें 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं हैं।
लेकिन अगर इस तरीके से टोटल स्टूडेंट्स का नंबर कैलकुलेट किया जाए जिन्हें पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है वो 20 लाख से भी ज़्यादा है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा स्थापित किए गए हैं या फिर लोकल कम्युनिटी के द्वारा, और बहुत बार ये टीचर्स के द्वारा, गुरु के द्वारा भी स्टार्ट किए जाते हैं। देखिए एजुकेशन का सिस्टम फ्लेक्सिबल था, कुछ चीज़ें जो है वो आज के स्कूल से भी, प्रेजेंट डे पाठशाला से भी एसोसिएटेड हैं। कोई फिक्स्ड फी नहीं होती थी, कोई प्रिंटेड बुक्स वगैरह की बातें नहीं है, कोई सेपरेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, ना ही बेंचेज, ना ही कुर्सियां होती थी, ना ही ब्लैक बोर्ड्स होते थे, ना ही कोई सेपरेट क्लासेस का सिस्टम था, कोई रोल नंबर रजिस्टर, कोई एनुअल एग्जामिनेशन, कोई टाइम टेबल, कुछ भी आप सिस्टम देख सकते हैं इन यहाँ पे नहीं होता था। और बहुत जगहों पे तो जो क्लासेस हैं वो एक बनियान ट्री के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे भी क्लासेस चलती थी, और बहुत जगहों पे किसी शॉप या टेम्पल के कॉर्नर में भी क्लासेस चलती थी, और बहुत बार गुरु के होम में यानी जो टीचर होते हैं उनके घरों में भी क्लासेस चलती थी। तो मेनली जो टीचिंग होती थी वो ओरल होती थी, टीचर नरेट करते थे और स्टूडेंट सुनते थे, और गुरु जो है वो स्टूडेंट्स के नीड के बेसिस पे पढ़ाते थे। कोई अलग से सेपरेट क्लासरूम, कोई अलग क्लासेस की व्यवस्था नहीं थी। और बेसिकली ये फ्लेक्सिबल सिस्टम सूट भी कर रहा था लोकल नीड में, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग सीजन आती थी या जब फसलों का टाइम आता था, फसलों की कटाई का टाइम आता था, तो उस टाइम पे स्टूडेंट ना के बराबर प्रेजेंट होते थे, क्योंकि जो फसल है उनमें खेतों में काम करने पड़ते थे चिल्ड्रंस को। तो इस तरीके का फ्लेक्सिबल सिस्टम पाठशाला में देखने को मिलता था। देखिए मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी को लगने लगा कि हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो लोकल पाठशाला है वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं की गई। 1854 तक कंपनी ने डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन के सिस्टम को और इम्प्रूव करना है। वर्नाकुलर एजुकेशन मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में जो शिक्षाएँ दी जा रही थी उनकी बात की जा रही है, तो इन्हें और इम्प्रूव करने का विचार आया, और इस तरीके से लगा कि ये केवल तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रॉपर सिस्टम हो, रूटीन्स हो, रूल वगैरह अच्छे से स्थापित हो और रेगुलर इंस्पेक्शन भी की जाए, तभी इस तरीके का वर्नाकुलर एजुकेशन में प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। तो हुआ भी वही, बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे यहाँ पे 5 स्कूल में इंचार्ज होते थे जो रेगुलर चेकिंग करते थे या स्टैंडर्ड देखते थे टीचिंग का, इन चीज़ों में, ताकि बढ़ावा मिल सके। प्रत्येक गुरु को पीरियोडिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता था कि रेगुलर टाइम टेबल के आधार पर क्लासेस ली जा रही हैं या नहीं। उसके बाद टीचिंग टेक्स्ट बुक के आधार पर आया, और लर्निंग को टेस्ट भी किया जाने लगा एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। और स्टूडेंट्स से रेगुलर फी लेने की भी बातें की गई, ताकि रेगुलर क्लासेस चल सकें, फिक्स्ड सीट मिल सके, और सभी तरह की चीज़ें या जो रूल्स और डिसिप्लिन है इन्हें मेंटेन किया जा सके। दोस्तों 1908 में श्री अरबिंदो घोष एक स्पीच देते हैं बॉम्बे में, और ये बेसिकली बताते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा है, नेशनल एजुकेशन है, उसका उद्देश्य है नेशनलिटी के स्पिरिट को अवेकन करना, जागृत करना। और ये इसमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा हीरोइक डीड एंसिस्टर्स ने किया है, इस पे कॉन्टेम्पलेशन की, इस पे गहन विचार करने की, और जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर मीडियम में दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और इसी के साथ अरबिंदो घोष एम्फेसाइज करते हैं कि हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऑन रूट से कनेक्टेड रहें, लेकिन उन्हें मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज का भी पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो जैसा कि हमने बात की पाठशालाओं में रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाने लगी, तो जो पाठशाला इन रूल्स को, नए रूल्स को मानते थे, प्रॉपर डिसिप्लिन से चलते थे, उन्हें गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी मिलती थी, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी मिलता था। और वैसे जो न्यू सिस्टम के साथ अनविलिंग थे यानी उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहते थे, उन्हें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दिया जाता था। तो जिसका डर था वही हो रहा था यहाँ पे। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे बहुत सारे पीजेंट फैमिलीज़ में जो बच्चे होते थे वो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल के साथ एडजस्ट कर लेते थे, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम में उन्हें खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि पाठशालाओं में वो नहीं जा सकने लगे, क्योंकि टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स्ड हो गया और रेगुलर अटेंडेंस वगैरह ली जाने लगी। तो हार्वेस्ट टाइम में ये पुअर फैमिली के लोग, जैसा कि मैंने बताया, फील्ड्स में काम करते थे, तो ये रेगुलर स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे। दोस्तों ना जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को लेके। तो बेसिकली महात्मा गांधी का कहना था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उससे भारतीयों के मन में एक इन्फेरियोरिटी की भावना आ गई है, हीनता की भावना आ गई है। भारत के लोगों को लगने लगा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ज़्यादा सुपीरियर है, और इसी के साथ वेस्टर्न जो टेक्स्ट बुक है या जो वेस्टर्न एजुकेशनल माइंडसेट है, इससे इंडिया के प्राइड को काफ़ी क्षति हुई है और इंडिया के ओन कल्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। एजुकेशन में ये एक पॉइजन के समान कहा गया गांधी
जी के द्वारा। और ये बेसिकली एक तरह का पाप था, इसने भारतीयों को इंस्लेव किया है, गुलाम बनाया है और एक एविल स्पेल कास्ट किया है। वेस्ट के चार्म से प्रभावित होकर वेस्ट से आई हुई सभी चीज़ों को अप्रिसिएट करना, इंडियन एजुकेटेड और इंस्टीट्यूशन में ब्रिटिश रूल को एडमायर करना, ये सभी चीज़ें इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए शांति निकेतन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस इंस्टीट्यूशन को 1901 में स्थापित करते हैं। देखिए एज अ चाइल्ड जो टैगोर होते हैं उन्हें कभी भी स्कूल जाना पसंद नहीं होता, उन्हें ये सफोकेटिंग लगता है और ऑपरेसिव भी लगता है। तो स्कूल उन्हें एक जेल की तरह, प्रिजन की तरह लगता है, जो वो कभी जाना नहीं चाहते। तो बेसिकली जो ये स्कूल डेज था कलकत्ता में, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, उसी के बेसिस पे उनके एजुकेशन के आइडियाज सेप हुए टैगोर जी के। और इन्हें लगने लगा कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे बच्चे काफ़ी खुश रह सकें और अपनी क्रिएटिविटी को डिजाइन कर सकें, राइट। तो इस तरीके से अपने थॉट और जो डिज़ायर हैं उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके बच्चे, ऐसे स्कूल होने चाहिए। तो इसी क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की जाती है, जहां पे बच्चे नेचर के साथ हारमोनी बना करके अपने क्रिएटिविटी को, नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टीवेट कर सके। देखिए टैगोर और गांधी जी के विचार एजुकेशन में बहुत मायनों में सिमिलर थे। जिस तरीके से गांधी जी को लगता था कि केवल इंग्लिश एजुकेशन के कारण इन्फीरियरिटी की भावना आ गई है इंडियंस के मन में और लोगों को लगने लगा है वेस्ट से आने वाली सभी चीज़ें सुपीरियर है। तो इस तरह की विचारधारा गांधी की थी, लेकिन कुछ मायनों में अलग भी थी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो टैगोर जी को लगता था कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन ट्रेडिशन को, इन दोनों का जो ब्लेंड है, जो कॉम्बिनेशन है, वो ज़्यादा बेहतर होगी शिक्षा के रूप में। जबकि गांधी जी का जो मानना है वो बेसिकली यह था कि वेस्टर्न एजुकेशन के बढ़ावा के कारण मशीन और टेक्नोलॉजी की वर्शिप की जाने लगी है लोगों के द्वारा, जो कि बहुत गलत है। जैसा कि हमने बात की कि गांधी जी जो मैनुअल वर्किंग है, जो हैंडीक्राफ्ट है, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं और उनका मानना होता है कि ओवरऑल माइंड और सोल और बॉडी, हर चीज़ की डेवलपमेंट, ओवरऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ये एजुकेशन का मतलब था गांधी जी के लिए। तो इस तरह के थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल और थिंकर इस नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने लगे कि इसे डिज़ाइन किया जाए और बहुत सारे लोग ब्रिटिश के सिस्टम में चेंजेस भी चाहते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1996 में पूछा गया है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। पहले में कहा जा रहा है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। तो देखिए ये 1817 में स्थापित की जाती है। राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर, ये दो मिलकर स्थापित करते हैं ये दोनों। और दूसरे में कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में। तो इस पर हमने बात भी की थी कि जब 1857 का रिवोल्ट जिस ईयर चल रहा था, उसी ईयर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई थी। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2018 में पूछा गया। वुड डिस्पैच के रिगार्डिंग आपसे सवाल किया गया। पहले में कहा जा रहा है ग्रांट्स इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट को रिकमेंड किया गया। तीसरे में कहा जा रहा है इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया एजुकेशन के सभी लेवल्स में, ऐसा रिकमेंडेशन की गई। तो देखिए ये बात गलत है। केवल हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की बात की गई थी, मीडियम ऑफ इंग्लिश की बात की गई थी। और लोकल और जो लोअर लेवल है इन पर तो वर्नाकुलर लैंग्वेज की ही बात थी। तो ये स्पेक्ट्रम वाली बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वुड डिस्पैच के तहत रिकमेंड किया गया था कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाएगा फॉर हायर स्टडीज़, ना कि स्कूल लेवल पे तो वर्नाकुलर लैंग्वेज ही देखने को मिलेगी। तो केवल 3 को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, बाकी दोनों बातें सही है। देखिए और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के फाउंडेशन की शुरुआत कब की गई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैकाले मिनट ऑफ 1835 से ही शुरुआत की जाती है। हालांकि मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन की बात की जा रही है, तो आंसर आएगा मैकाले मिनट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।